ओके, तो वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस चलिए कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 151। इफ़ अ नोटिस लेवल मैसेज इज सेंड टू अ सिस्लोग सर्वर। ओके, अगर नोटिस के लेवल का मैसेज भेजा जाता है तो कौन सा इवेंट हुआ होगा। ठीक है, नोटिस है, इट मीन्स कोई ऐसा हायर सिवियरिटी लेवल वाला तो नहीं होगा। जैसे रीस्टार्ट है डिवाइस मान लीजिए, तो यस उसमें तो सिर्फ नोटिस से काम नहीं चलेगा आपका। डीबग है, डीबग वाला तो वैसे ही आपका सबसे लोअर लेवल आता है। डीबग तो खुद में ही अपने आप में क्या है, एक लेवल मैसेज है, राइट। आर्प इंस्पेक्शन हैज़ फेल्ड, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन वगैरह का, और आपको क्या मिलना चाहिए इंस्पेक्शन वाले टाइम में, जब आपको फेलिंग आ रहा है कोई ना कोई रिजल्ट, उस टाइम पे आपको वार्निंग तो नहीं, एरर टाइप का कुछ ना कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या है फिर, ये अगर आप देखेंगे इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं, राउटिंग इंस्टेंस हैज़ फ्लैप्ड, कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपकी राउटिंग टेबल पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बट हाँ कुछ चेंजेस आए हैं। फ्लैप का मतलब होता है कि मान लीजिए एक रूट एक बार डाउन हुआ, अप हो गया, तो वो इतना इंस्टेंटेनियसली होता है कि आपको राउटिंग टेबल में उसका फ़र्क नहीं दिखता है, आपके पास बेस्ट पाथ हमेशा रहेगा। या फिर हो सकता है कि अभी बेस्ट पाथ कुछ और था और नेक्स्ट टाइम बेस्ट पाथ कुछ और आया हो, राइट। अभी नेक्स्ट हॉप आप कुछ चूज कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम आपने नेक्स्ट हॉप कोई और चूज किया हो। तो जब भी इस तरह से आपका कोई राउटिंग इंस्टेंस फ्लैप होगा तो एक नोटिस लेवल का मैसेज आपको आएगा। ठीक है, Which two tasks must be performed to configure NTP to a trusted server। अच्छा, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मिलेगा आपको, और ये इसीलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे डाला है कि एटलीस्ट आपको आंसर पता रहे इसका। देखो इसमें क्या है कि आपको कई सारे आंसर सही लगेंगे। जैसे इसमें ना ये पूछ रहा है कि आपको ट्रस्टेड की तरह क्रिएट करना एनटीपी सर्वर। देखिए मैंने भी कोई ऐसे रियल टाइम में एनटीपी पे काम नहीं किया है, कि इसलिए मेरे पास भी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। मैंने भी सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा है, इधर उधर से वीडियोस देख के और सिस्को के ब्लॉग्स वगैरह पढ़ के। तो लेकिन कन्फ्यूजन क्या है, देखिए ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी है वो भी ज़रूरी है, टाइम जोन भी आपके मैच करने चाहिए वो भी ज़रूरी है। फिर आपको आईपी, देखिए ये है एक ऐसा पॉइंट जो यूनिवर्सल है, आपको एनटीपी सर्वर का आईपी तो देना ही देना पड़ेगा। एक तो ये आंसर होगा, पर दूसरा क्या चूज करेंगे आप। तो ज़्यादातर आंसर मुझे मिले हैं ये वाले, सेट द एनटीपी सर्वर प्राइवेट की। तो सी एंड डी ही आंसर है, दो सिस्को की तरफ से भी, बट ये भी गलत नहीं है। ऑथेंटिकेशन आप इनेबल करेंगे तभी तो बाकी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा मैच करूँ सिस्को की रिक्वायरमेंट का, कि सिस्को किस तरह के आंसर आपसे चाहता है, कि भाई ठीक है ऑथेंटिकेशन तो आपने ऑन कर ही दी है। ऑथेंटिकेशन तो बेसिकली वो एक तरह से ऑब्वियस है, जब आप ट्रस्टेड की बात कर रहे हैं तो ट्रस्टेड तो तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आपने ऑथेंटिकेशन कर दी है। तो इसलिए ये क्या कह रहा है कि प्राइवेट की कॉन्फ़िगर करिए, वही आपको मतलब इस ऑथेंटिकेशन इनेबल के बाद ही आप ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड का एक जोन क्रिएट कर पाएंगे। तो इसका आंसर है सी एंड डी। बट यस, बहुत सारे लोग मैंने देखा है ब्लॉग्स में, फोरम्स के अंदर, कि वो इसको भी आंसर सही बता रहे हैं। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप द फंक्शंस फ्रॉम द लेफ्ट ऑन टू द करेक्ट। अच्छा, डीएचसीपी का और डीएनएस का, ये तो आई थिंक बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा आपके लिए भी। 2 चूज करने हैं आपको डीएनएस के, 3 चूज करने हैं आपको डीएचसीपी। असाइन आईपी एड्रेस टू इनेबल्ड क्लाइंट्स। अच्छा, आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करवाता है, डीएचसीपी या डीएनएस? यस, डीएचसीपी। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे। फिर कह रहा है कि स्टोर्स अ लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस नेम्ड मैप्ड टू नेम्स। अच्छा, नाम और आईपी का कॉम्बिनेशन किस में मिलता है हमेशा आपको? डीएनएस में। यस, यही काम है डीएनएस का, कि आपके पास एक नेम रहेगा xyz.com, उसको आपको आईपी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक्चुअली पीसीज डिवाइसेज आईपी पे काम करते हैं, ना कि आपके नंबर्स नेम्स पे। नेम सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए है, उन्हीं को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है डीएनएस। होल्ड द टीसीपी आईपी सेटिंग। टीसीपी आईपी सेटिंग अगेन किस में रहती है आपकी? डीएचसीपी में। कौन सी होती है टीसीपी आईपी सेटिंग? आपकी आईपी क्या है, आपका सबनेट मास्क क्या है, आपका गेटवे कौन सा, आपका डीएनएस एंड अल्टरनेट डीएनएस कौन सा है, ये सारी क्या कहलाती है? टीसीपी आईपी सेटिंग्स। तो ये किस में मिलेंगी? अगेन डीएचसीपी में। यही सब चीज़ें तो आप प्रोवाइड करवाते हैं। डिफॉल्ट गेटवे, यस, कौन देता है? अभी हमने बात की है, ये भी डीएचसीपी का ही काम है। रिजॉल्व वेब यूआरएल्स, यूनिसोर्स लेट मी काउंट माई ब्रेथ। यस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, जो आपकी ये यहाँ पे वेबसाइट का नाम आता है ना, जो किसी वेब पेज का नाम होता है, उसको बोलते हैं यूआरएल। उसको आईपी में कौन कन्वर्ट करेगा? अगेन आपका डीएनएस। ओके, चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोई इंजीनियर है, उसको बोला है प्रोटेक्ट करने के लिए जो अनयूज्ड पोर्ट्स हैं आपके किसी भी
स्विच के अंदर। तो ये हमने स्विचिंग में भी सिक्योरिटी के टाइम पे बात की है बहुत बार मैंने। और यस, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। मान लीजिए आपने ना पोर्ट नंबर 0/1 to 20 यूज कर लिए, 21 to 24 आपके पास फ्री पड़े हैं, तो वो किस वीलैन में है? बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट वीलैन 1 के अंदर है। अच्छा, तो अब वो कोई गुड प्रैक्टिस नहीं है कि भाई आप अपने पोर्ट्स को वीलैन 1 के अंदर रखें, नहीं, आपको हटाना है। कोई भी एक डमी वीलैन बनाइए, जैसे इन्होंने क्या एग्जांपल ले रखा है वीलैन 99 का, और सारे के सारे पोर्ट्स को एक्सेस बना के उस वीलैन के अंदर डाल दीजिए। बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो उससे हटा के कहीं और पे रख दीजिए आप। एक तो ये काम करना है आपको हमेशा। दूसरा, सारे के सारे पोर्ट्स को शट डाउन कर दीजिए ताकि कोई इसको यूज ना कर पाए। अब शट डाउन से नो शट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका लेना पड़ेगा आपको कंसोल एक्सेस या टेलनेट एक्सेस, उस पर आपने लगा रखे पासवर्ड। तो एक तरह से आप क्या कर पाते हैं? अपने डिवाइस को फिजिकली पूरी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं उसके एक्सेस को। सो सी एंड डी शुड बी द राइट आंसर। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ईमेल यूजर है आपके पास, वो क्लिक करता है किसी लिंक पे, कोई ईमेल भेजी है किसी ने, और वो किसी ने कौन है? उनका सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग चल रही है, कोई बाहर से या इंटरनल बंदा भी हो सकता है सिक्योरिटी का। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को चेक करने के लिए कोई मेल भेजी कि देखते हैं भाई वो अवेयर है कि नहीं, नेटवर्क में क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह के लिंक्स क्लिक करने हैं, कौन सी ईमेल ओपन करनी है नहीं करनी है। तो वो उनको पता है कि नहीं इन सब चीज़ों का, वो चेक कर रहे हैं। तो अब वो जैसे क्लिक करेंगे, वो रिपोर्ट करता है कि सेफ है। अभी तो सेफ है क्योंकि आपके अपने बंदों ने भेजा था, लेकिन हो सकता है कि अगर वो आपके एम्प्लॉयज नहीं होते, आपकी टेस्टिंग करने वाले नहीं होते, कोई एक्चुअल हैकर होता, अटैकर होता, तो फंस गए थे ना। तो ये कोई मॉलिशियस कोड भी हो सकता था, आपके कंप्यूटर में कोई ट्रोजन हॉर्स रन करता, बैकडोर एंट्री क्रिएट हो जाती, आपके थ्रू पूरे नेटवर्क को एक्सेस करने का, ब्लॉक करने का काम किया जा सकता था। तो ये किसके अंदर आता है? देखिए, इसको बोलते हैं यूजर अवेयरनेस। हमने सोशल इंजीनियरिंग का जो पार्ट था सीसीएनए सिक्योरिटी के अंदर, उसमें ये बात की थी, बहुत डिटेल में बात की थी हमने, और ये बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए कंपनीज क्या करती है, बहुत दफ़ा साल में कई बार यूज़र अवेयरनेस ट्रेनिंग्स होती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब लोगों की। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप द नेटवर्क प्रोटोकॉल। ओके, एक है कनेक्शन ओरिएंटेड आपकी, और एक है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड पता है आपको टीसीपी है, कनेक्शन लेस कौन सी आपकी यूडीपी है। तो कुछ नहीं, आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन सी सर्विस टीसीपी पे चलती है और कौन सी यूडीपी पे। सिंपल है। वॉइप हमेशा किस पे चलती है? यूडीपी, ठीक है। टीएफटीपी हमेशा यूडीपी, जो फास्ट वाली अनरिलायबल वाली सर्विसेज है सारी यूडीपी पे चलती है। और दूसरा एसएनएमपी, यस, ये भी आपका पोर्ट नंबर यूडीपी पोर्ट नंबर 161 पे चलती है, राइट। एसएसएच, यस, सिक्योर टीसीपी। एसएमटीपी मेलिंग वाला सिक्योर, एफटीपी सिक्योर आपका यस टीसीपी पे चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजीनियर को कॉन्फ़िगर करना है WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, मीन्स कोई SSID क्रिएट करनी है आपको, यूजिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन टाइप। अच्छा, सबसे बेहतरीन इंक्रिप्शन टाइप यूज करना है फॉर WPA2, जो आपका वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस सेकंड वर्जन है प्री शेयर्ड की के लिए। तो कौन सी साइफर फुलफिल करती है कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट? तो इसका आप याद रखिए, ये सारे क्या है, आउटडेटेड है। जो एडवांस सिक्योरिटी मैकेनिज्म है ना, सबसे एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम, दैट इज AES। इस टाइम का आई थिंक AES आपको मोर देन 1000 बिट्स की इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है। तो ये कुछ ऐसा है कि आप पूरी लाइफ टाइम भी लगा देंगे ना इसके कोड को ब्रेक करने के लिए, तो आप इसको ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे। तो AES शुड बी द राइट आंसर। विच स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर, ट्रेडिशनल नेटवर्क्स को कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क से कंपेयर करना है, तो कौन सी स्टेटमेंट आप चुनेंगे? एक स्टेटमेंट इन चारों में से। क्वेश्चन किस में से है? ये आपका ऑटोमेशन वाले पार्ट में से है। ट्रेडिशनल नेटवर्क्स है और कंट्रोलर बेस्ड, मीन्स आपके सॉफ्टवेयर डिफाइनिंग नेटवर्क है। कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क डीकपल्स द कंट्रोल प्लेन एंड द डेटा प्लेन। यस, आप देखेंगे यही सबसे बड़ा रीज़न है। शुरू से ही हमने बात की थी, जब भी हम ऑटोमेशन की अगर आप बात करें ना, जो CCNA वाली सीरीज़ में ऑटोमेशन की पहली वीडियो से ही हमने बिल्कुल पहले पहले चैप्टर से ही हमने देखा था कि SDN का कोर कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपके जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस थे लाइक राउटर्स एंड स्विचेस, उनका कंट्रोल प्लेन भी और उनका डेटा प्लेन भी उसी डिवाइस के अंदर था। मतलब डेटा प्लेन क्या होता है? आपकी राउटिंग टेबल, आपका ARP टेबल मीन्स मैक टेबल, दोनों आपके पास है। उनको आप यूज करते हो डेटा फॉरवर्ड करने के लिए, पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए, फ्रेम फॉरवर्ड करने के लिए, राउटिंग, स्विचिंग, एवरीथिंग। और वो एंट्री आती है कहाँ से? आपको OSPF कॉन्फ़िगर करना है।
तो कॉन्फ़िगरेशन भी आप इंडिविजुअल करते हैं, इस डिवाइस को एक्सेस करेंगे, उसमें आप राउटर OSPF10 नेटवर्क एंट्री डालेंगे और सब कुछ एरियाज वगैरह डालेंगे। पर अभी कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट आपको नहीं करना है। कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट कौन करेगा, कोई सेंट्रलाइज्ड आपका कंट्रोलर। तो यस, आपने क्या कर दिया है, डीकपल आइसोलेट कर दिया, कंट्रोल प्लेन डाल दिया कंट्रोलर के अंदर और डेटा प्लेन रहने दिया आपने डिवाइसेस के अंदर। सो यस, ए शुड बी योर राइट आंसर। व्हाट आर 2 बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क ऑटोमेशन? नेटवर्क ऑटोमेशन के 2 बेनिफिट कौन से हैं? हार्डवेयर फुटप्रिंट नहीं, ये तो रहेगा, हार्डवेयर तो रहेगा ही आपका। रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, ब्रिलियंट, यस। देखिए, जो आपका फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन वाली कॉस्ट है ना, वो तो हाई होगी ऑब्वियसली, क्योंकि डिवाइसेस उतने ही है, आप कुछ डिवाइसेस ऐड ऑन कर रहे हैं साथ में। कंट्रोलर की कॉस्ट बढ़ रही है, आपकी सॉफ्टवेयर की, आपकी एपीआईज की कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, पर ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो रही है। आपको जो ट्रबल शूटिंग था ना, वो पार्ट बहुत इजी हो गया है। और जो नेटवर्क इंजीनियर्स आपके इतनी सारे लोकेशंस पे इतने सारे डिवाइसेस को मैनेज करते थे, एक नेटवर्क इंजीनियर काफ़ी है आपके ऑटोमेशन वाले पार्ट, ट्रबल शूटिंग वाले पार्ट को देखने के लिए। तो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम कर देगा आपका नेटवर्क ऑटोमेशन, ठीक है। फास्टर चेंजेस विद मोर रिलायबल रिजल्ट्स, तो यस, ऑटोमेशन है, रिजल्ट्स रिलायबल होंगे क्योंकि हम नहीं काम कर रहे ह्यूमंस, मशीन्स काम कर रही है, कोड्स काम कर रहे हैं, एआई बेस्ड सारा काम है। तो चेंजेस भी क्या होंगे, फास्ट होंगे, कहाँ तो मशीन काम करे और कहाँ हम ह्यूमंस काम करें, ऑब्वियसली, यस। तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट भी सही रहेगी आपकी, और चेंजेस भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, फास्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको, रिलायबल रिजल्ट मिलेंगे। सो बी एंड सी शुड बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैंने एक लिंक यहाँ पे दिया है आपको, ये देखना ज़रूर, वो मुझे PDF में डालना याद नहीं रहा, लेकिन सिंपल यहाँ पे आप लिखेंगे, गूगल करेंगे ना, वायरलेस लैन कंट्रोलर लेयर 2 एंड लेयर 3 सिक्योरिटी कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स, तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी जो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे लेयर 2 की कौन सी सिक्योरिटी आती है। लेयर 2 पे देखेंगे WPA2 802.1x, ये एंटरप्राइज लेवल की है, ये आपकी पर्सनल लेवल की है। स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं, CKIP यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। ये लेयर 2 की सिक्योरिटी है। लेयर 3 के लेवल पे अगर आप बात करेंगे, लेयर 2 पे मैक फिल्टरिंग भी आता है, राइट। फिर आपको VPN के टाइप की IPsec, VPN, देन VPN पास थ्रू, ये सारी सिक्योरिटी आती है, वेब पॉलिसी आती है। ओके, तो यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है यहाँ पे, तो अब आप तो खुद ही आंसर कर देंगे। लेयर 2 पे कौन सा आएगा, 802 एंड WPA2 पास थ्रू जो है, और वेब पॉलिसी किस में आता है आपका, लेयर 3 की सिक्योरिटीज में। Which 2 encoding methods are supported by REST बेस्ड जो APIs आपकी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर वाली, और ये रेस्ट बेस्ड कब यूज करते थे, जब आपका कंट्रोलर इस डिवाइस के अंदर है, ये आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, वर्चुअल मशीन भी, ये जो कंट्रोलर, और उसके बाद जो आपका क्या बोलते हैं कंट्रोलिंग एप्लीकेशन है, वो किसी दूसरे डिवाइस में है, आपके स्मार्टफोन में भी हो सकती है, आपके किसी लैपटॉप में भी हो सकती है, जो इससे कनेक्टेड है समहाउ, वायर्ड और वायरलेस। तो इनके बीच में ये जो आपका NBI है, ये जो API रहेगा, ये जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, वो किस बेस पे बनता है आपका, रेस्ट बेस्ड बनता है। तो वो उसकी इनकोडिंग में आप ये 2 लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, JSON एंड XML, यस। तो जब हम ऑटोमेशन की बातें कर रहे थे, वहाँ पे 2 तरह की स्क्रिप्टिंग बनती है, तो एक स्क्रिप्टिंग में XML यूज होती है और एक स्क्रिप्टिंग में JSON यूज होता है आपका। ओके, व्हाट आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क, कई क्वेश्चन है इसमें ऑटोमेशन के। कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे आपको लगेगा कि यार सारे ही सही लग रहे हैं मुझे, पर लेकिन 2 चुनने हैं, तो वो 2 कौन से होंगे, देखिए जरा। यूजेस टेलनेट, नो टेलनेट नहीं, टेलनेट यूज करते हैं ट्रेडिशनल। CLI, नो। नॉर्थ बाउंड एंड साउथ बाउंड APIs, यस। तो ये NBI एंड SBI यूज करते हैं, एक तो ये हो गया। डिसेंट्रलाइज द कंट्रोल प्लेन, तो यस, आप देखिए ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मूव द कंट्रोल प्लेन टुवर्ड्स सेंट्रल, तो ये इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे, तो इससे ज़्यादा बेहतर ये वाला पॉइंट है तो एक तरह से ये भी वही बात है, बट C and D शुड बी द राइट आंसर्स। ओके, ये इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान देना जरा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और उसके बेस पे आंसर करना है। अब यहाँ पे सोचिए जरा, कहता है कि एग्जिबिट को देखिए, 2 इवेंट कौन से होने हैं इस इंटरफेस पे, अगर पैकेट आता है किसी अननोन मैक एड्रेस से। अपने डिवाइस पे मैक एड्रेस कोई ऑन लर्न करवाया था, ये पोर्ट सिक्योरिटी की बात हो रही है, अगर आप देख पा रहे हो इसके आउटपुट, तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है।
तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक एड्रेसेस की लिमिट होने के बाद अगर कोई नया मैक एड्रेस आता है तो क्या होगा इस इंटरफेस पे। तो मुझे उसके लिए, आपको अगर याद हो, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन पे डिपेंड करता है कि उस आने वाले पैकेट के साथ क्या होगा, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो ये सुलूक किस पे डिपेंड करेगा कि आपने वायलेशन काउंटर के लिए, वायलेशन के लिए कौन सी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की। 3 सिक्योरिटी आती है, एक था प्रोटेक्ट, एक था रिस्ट्रिक्ट, और एक कौन सा था आपका, व्हाट वाज द नेक्स्ट लास्ट वन, यस शट डाउन, यस। तो प्रोटेक्ट क्या करता था, सिर्फ वो फ्रेम को डिस्कार्ड कर देता था, आगे कुछ नहीं करेगा। रिस्ट्रिक्ट क्या करता था, फ्रेम भी डिस्कार्ड कर दिया उसने, और प्लस उसने सिक्योरिटी, अब जो आपका वायलेशन काउंटर था उसको भी इंक्रीज कर दिया। और शटडाउन क्या करता था, वो आपका फ्रेम्स को डिस्कार्ड करेगा, प्लस एक मैसेज जनरेट करेगा, प्लस पोर्ट को क्या कर देगा, वो एरर डिसेबल यानी शटडाउन की स्टेट में डाल देगा। अब यहाँ पे देखिए ज़रा क्या आपने किया हुआ है, सिक्योरिटी इनेबल्ड है, पोर्ट स्टेटस अप है, वायलेशन मोड, ये है आपका कीवर्ड यहाँ पे प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट है तो वो सिर्फ क्या करेगा, इसको डिस्कार्ड फ्रेम को और नथिंग एल्स, कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए जरा पॉइंट्स आपके, सिक्योरिटी वायलेशन काउंटर डज नॉट इंक्रीमेंट, यस एब्सोल्युटली राइट। क्यों, क्योंकि वो कौन सा प्रोटेक्ट, और ये काउंटर को इंक्रीज नहीं करता। एलईडी टर्न ऑफ नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। एरर डिसेबल नहीं, हमने शटडाउन नहीं कॉन्फ़िगर किया। सिसलॉग मैसेज जनरेट नहीं, ये रिस्ट्रिक्ट में होता है या फिर आपका शटडाउन में होता है। तो इंटरफेस ड्रॉप ट्रैफिक, यस, तो ये सिर्फ क्या करेगा, ट्रैफिक ड्रॉप कर देगा। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करने इस तरह के क्वेश्चन। ईथर चैनल टेक्नोलॉजी को लेके कौन सी 2 स्टेटमेंट सही है। ओके, ये प्रोवाइड करवाता है इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, बिल्कुल सही है। बाय बंडलिंग द एग्जिस्टिंग इंटरफेसेस इनटू अ सिंगल ईथर चैनल, यस, यही तो काम है ईथर चैनल टेक्नोलॉजी का। मल्टीपल हार्डवेयर इंटरफेसेस को लेगा, उनको बाइंड करेगा और सिंगल लॉजिकल आपको हाई स्पीड इंटरफेस प्रोवाइड करवा देगा। एसटीपी डज नॉट ब्लॉक ईथर चैनल लिंक्स, नहीं, ऐसा नहीं है। एसटीपी तो ब्लॉक करेगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब तो क्या हुआ कि भाई एसटीपी डिसेबल होगी, पर हम एसटीपी को जस्ट फूल कर रहे हैं, उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई सॉरी, ये 5-7 पोर्ट नहीं है अभी, ये सिंगल पोर्ट है, तो ब्लॉक करेगा। लेकिन जब सिंगल पोर्ट है उसको थोड़ा ना एसटीपी ब्लॉक करता है। तो ये अच्छा स्मार्ट इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बट ये नहीं चुनना आपको। लगेगा हमें ऐसा कि वो उसको ब्लॉक नहीं करती, पर एक्चुअली ब्लॉक करेगी एसटीपी, पर हम उसको क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसको सिंगल लिंक दे रहे हैं यहाँ पे, लॉजिकल लिंक। उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये मल्टीपल लिंक्स है। You can configure multiple ether channel links between 2 switches using up to a limit of 16 physical. No, 8 पोर्ट्स मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं। यस, LACP में आप 16 यूज करते हैं, बट एक्टिव तो उनमें से भी कितने, 8 ही हो सकते हैं। बट ऐसा है 16 पोर्ट्स आपने यूज कर लिए, और जो एग्जिस्टिंग आपके 8 हैं जो एक्टिव थे, उनमें से एक डाउन हो गया, तो यस ये 9th वाले को एक्टिव बना देगा, पर एक्चुअली एक्टिव कितने रहेंगे आपके, 8 ही रहेंगे। ईथर चैनल डज नॉट अलाउ लोड शेयरिंग ऑफ ट्रैफिक अमंग द, लोड शेयरिंग तो इनेबल करता है ना बॉस, ये कौन बोलता है, लोड शेयरिंग ही तो मेन है हमारा। क्यों, मान लो 4 पोर्ट हमने यूज कर लिए, चारों पे से आपका डेटा जा रहा है 25%, एक डाउन हुआ तो शिफ्ट हो जाएगा 33%। तो यस, लोड शेयरिंग तो करेगा। ये अलाउ करता है रिडंडेंसी, तो ये देखिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट। रिडंडेंसी मीन्स चाहे आपके 2 भी लिंक फेल होंगे तब भी 2 लिंक आपके पास मौजूद है, इनसे डेटा ट्रांसफर आप कर सकते हैं। तो यस, A and E should be the right answer. Okay, 165. Which 3 statements about MAC addresses are correct? I think मुझे ये क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर छोड़ देना चाहिए, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। Communicate with other devices on a network. Network device must have a unique MAC. बिल्कुल सही है। नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए आपको IP प्लस MAC दोनों ही एड्रेसेस चाहिए। इसको IP एड्रेस भी बोला जाता है? नो, कभी नहीं। मैक एड्रेस ऑफ ए डिवाइस मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड इन द सिस्को iOS CLI बाय, नो, ये कभी कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। जब भी आप डिवाइसेस खरीदते हैं उसके साथ ही आता है पर इंटरफेस बेसिस पे। हर एक इंटरफेस का नेटवर्क में एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस कंटेन्स 2 मेन कंपोनेंट, बिल्कुल सही है। फर्स्ट 24 बिट्स, लास्ट 24 बिट्स। फर्स्ट आइडेंटिफाई करवाता है मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल सही है, और सेकेंड करवाता है हार्डवेयर को। तो एक तो ये पॉइंट हो गया आपका, बिल्कुल। कितने चूज करने, 3। एग्जाम्पल ऑफ मैक एड्रेस इज दिस, ओके, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लगता है, सही है, क्योंकि देखिए 6 का मतलब कितने हुए, टोटल 12 डिजिट हो गए आपके पास।
और हर एक कितने का है, 4 बिट्स का, तो कितना बना 48। तो यस यू कैन सी ये आपका मैक एड्रेस। और वैसे भी आप याद रखिए 2 3 4 5 6 ही पार्ट से मिलके मैक एड्रेस बनता है। या तो आप ऐसे लिख दीजिए या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे करके 92D6:6509। तो यस आप कोलन वाली रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हैं इस तरह 4-4 वाली, और या फिर आप 2-2 वाली, अब हाइफन भी लगा सकते थे, कई तरह से लिख सकते हैं आप मैक एड्रेस को। तो यस 3 हो गए। अब इसको तो देख लीजिए पढ़ के, आप नहीं मिलेगा ये आंसर, 3 ही चूज करने थे अपने को। एक इंजीनियर बूट करता है एक नए स्विच को, अप्लाई करता है इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हुए कंसोल पोर्ट का, ठीक है। कौन सी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन उसको करनी चाहिए ताकि वो डायरेक्टली ऑथेंटिकेट कर सके प्रिविलेज मोड में टेलनेट। अच्छा टेलनेट की बात कर रहा है वो, और टेलनेट भी लोकल यूजर नेम का यूज करके, मीन्स लॉगिन लोकल का। अगर आपको याद हो तो हमने सिक्योरिटी वाले पार्ट में बात की थी, लॉगिन लोकल, हाउ टू प्रोटेक्ट द एक्सेस ऑफ योर नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर्स एंड स्विचेस, ठीक है। लॉगिन लोकल देखो पहले तो जरा इसमें कहाँ पे मिलेगा, नहीं है, नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है। लॉगिन लोकल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, अब दोनों में से चुनना है। देखो सी में बोल रहा है यूजर नेम एडमिन, ठीक है, सीक्रेट 123, यूजर नेम बता दिया इसने, पासवर्ड बता दिया इसने, ठीक है। और जब आप जाते हैं आपकी वर्चुअल लाइन में, टेलनेट लाइन में, लॉगिन लोकल, ठीक है, इनेबल सीक्रेट। अब थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिए, जब भी आप लॉगिन लोकल में कॉन्फ़िगर करते हैं टेलनेट को या एसएसएच को आपके रिमोट मैनेजमेंट के लिए, तो आपको अलग से ये पासवर्ड देने की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है। आप चाहे प्रैक्टिकल करके देखना, एक राउटर लेना, उस पर एक इंटरफेस FA 0/0 पे एक PC लगाना, PC को IP देना 1.1.2 और राउटर को IP देना 1.1.1, पिंग करके देखना पिंग आएगा। इस पर कॉन्फ़िगरेशन करना क्या क्या, होस्ट नेम दे दो R1, इनेबल सीक्रेट मत दो। हमने टेलनेट की कंडीशन पढ़ी थी, 3 कंडीशन होती है, एक होस्ट नेम दो, इनेबल सीक्रेट दो और टेलनेट का पासवर्ड दो। पर वो तब है जब आप लॉगिन लोकल नहीं करते, सिर्फ लॉगिन लिखते हैं। पर अगर आप लॉगिन लोकल करते हैं, सिर्फ होस्ट नेम डालिए और आप टेलनेट में पासवर्ड अलाउ करिए और एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाइए। लाइक इस तरह से यूज़र नेम दिया, ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको चूज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सीक्रेट लिख दीजिए, लाइन VTY और लॉगिन लोकल। तो ये जो पासवर्ड आपने यहाँ यूज़ किया है ना, यही पासवर्ड ये मांगेगा टेलनेट के लिए। अगर आप यहाँ से राउटर को टेलनेट लेने की कोशिश करते हैं तो यूज़र नेम के थ्रू, तो सॉरी फॉर दैट। यस तो यस ये आपका होना चाहिए, डी शुड बी द राइट आंसर। तो थोड़े क्लोजली रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा तो आपको फ़र्क समझ आएगा, करके देखना इसको प्रैक्टिकल को, तब ये ज़्यादा आपको समझ आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल्ड पोर्ट सिक्योरिटी। अच्छा एडमिन ने पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दी एक इंटरफेस के ऊपर जो प्रिंटर से कनेक्ट है, ओके नो प्रॉब्लम। अगली कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होनी चाहिए, क्या करने के लिए, अलाउ द पोर्ट को अलाउ करना मैक एड्रेस लर्न करने के लिए, ओके ओके ठीक है। कि भाई जो पोर्ट पे आपने मान लो 0/3 है उस पर प्रिंटर लगाया है, प्रिंटर का मैक एड्रेस लर्न करवाना है आपको इस पोर्ट पे, तो क्या करना होगा ताकि वो जो मैक एड्रेस था वो टेबल में, मैक टेबल में ऑटोमेटिकली चला जाए। तो बस आपको याद आ जाना चाहिए स्टिकी मैक एड्रेस, स्टिकी पोर्ट जो आप सिक्योरिटी लगाते हैं उसमें इसका काम ही यही है, स्टिकी मैक एड्रेस का, कि आप खुद से भी मैक एड्रेस डाल सकते थे पोर्ट के ऊपर, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस, और ये मैक जो इसका था यहाँ पे डाल दीजिए, या फिर लिख दीजिए स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस, स्टिकी। तो जब भी आप इस इंटरफेस पे लगाएंगे प्रिंटर को, पहली बार जब ऑन करेंगे तो वो खुद ब खुद उसका मैक एड्रेस उठा लेगा। तो यस स्टिकी शुड बी द राइट आंसर। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन इंश्योर करती है कि आपका स्विच हमेशा रूट बने VLAN 500 के लिए, ओके। प्रायोरिटी 3 to 768, नो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होती ही है, इसमें तो नहीं होगा। रूट प्राइमरी ये हो सकता है, ठीक है, एक ही चूज करना है। स्पैनिंग ट्री VLAN प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा कर दी इन्होंने, 3 3 6 नहीं, ये 1000 में होती है, लैक्स में नहीं। फिर 500 प्रायोरिटी 0, यस प्रायोरिटी के बेस पे आप देखेंगे इट शुड बी द राइट आंसर। देखो ये तब है जब आपको एक मेन कॉन्फ़िगर करना हो रूट और एक आपको बैकअप क्रिएट करना हो। तो अब यहाँ पे तो आप लेकिन क्या चाह रहे हैं कि एक ही स्विच है वही हमेशा क्या होना चाहिए, रूट। तो दिस शुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, दिस वन। ये हो सकता है लेकिन इस केस में नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये शायद हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं TCP UDP के, बट ये आपको सबसे टफ वाला क्वेश्चन लगेगा मेरे हिसाब से। जितने आपने अभी तक किया वो TCP UDP के बेसिक क्वेश्चंस किए होंगे। इसमें ज़रा ध्यान से देखिए।
टीसीपी हमेशा याद रखिए लोअर ट्रांसमिशन रेट यूज करता है, क्योंकि इसको क्या करना है, रिलायबिलिटी इंश्योर करवानी। अब हमेशा याद रखिए, देखो बातें वही है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन है। टीसीपी क्या है आपका, स्लो है या फास्ट है? स्लो, याद करिए। ये क्या है, फास्ट। क्यों? क्योंकि ये आपका रिलायबल और ये है अनरिलायबल। इसको डेटा रिट्रांसमिशन वाले भी पॉलिसी फॉलो करनी है, इसको नहीं करनी। इसको 3 वे हैंडशेक भी करना है, इसको नहीं करना। तो इसीलिए जो लोअर ट्रांसमिशन रेट है वो कौन यूज करता है, टीसीपी। और जो आपके हायर ट्रांसमिशन रेट्स है वो कौन अलाउ करता है, यूडीपी। अच्छा, टीसीपी में सीक्वेंसिंग होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो ट्रांसमिशन इन सीक्वेंस किस में जाएगा आपका, टीसीपी के अंदर। और जब सीक्वेंस में जाता है तो इसका मतलब क्या, आप स्ट्रीम में डेटा भेजते हो। ये इस तरह से डेटा गया और इनके सब के पास अलग अलग सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस में चलता है। लेकिन यूडीपी में जो आपका डेटा है वो इंडिविजुअली पैकेट्स जाते हैं, ठीक है। और हर एक को आइडेंटिफाई करवाने के लिए आप उसमें लगाते हैं हेडर। यूडीपी के सेपरेट डेटाग्राम हेडर चलते हैं, 8 बाइट का डेटाग्राम हेडर होता है यूडीपी के केस में। ध्यान रखिएगा इस वाले क्वेश्चन को, इट्स इंपॉर्टेंट वन। ओके, एक इंजीनियर है, मस्ट कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ नेबर रिलेशनशिप। उसको नेबर रिलेशनशिप कॉन्फ़िगर करनी है 2 राउटर्स के बीच में। मान लीजिए ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है। ओके, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड। ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इंटरफेसेस हैं दोनों इस नेटवर्क के अंदर है, मतलब एक साइड .1 होगा .2, तो ये भी कंडीशन सही है भाई, सेम नेटवर्क में होना चाहिए, सेम ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट कौन से 2 स्टेप हैं जो आपको और करने हैं ताकि नेबर बन जाए? अच्छा जी, तो हमें यहाँ पे पैरामीटर वो देख रहे हैं जो सेम होने चाहिए, अदरवाइज वो नेबर नहीं बनेंगे। हेलो एंड डेड इंटरवल 2 चूज करने, तो यस बिल्कुल सही है। एक साइड अगर हेलो इंटरवल आपका 10 है तो दूसरी साइड में क्या होना चाहिए, 10। और ये डेड अगर 40 है तो इस साइड में क्या होना, मीन्स अगर आप चेंज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने डेड इंटरवल चेंज कर दिया 20 सेकेंड, इधर 40 रख दिया, तो नेबरशिप डाउन हो गई, राइट। तो नेबर बनने के लिए दोनों साइड डेड इंटरवल भी क्या होने चाहिए, 20। प्रोसेस आईडी सेम नहीं, कोई लेना देना नहीं है, ये तो यूनिक हो सकती है आपकी। राउटर आईडी से नो, राउटर आईडी हमेशा यूनिक होती है। ओएसपीएफ में हर एक राउटर की यूनिक राउटर आईडी होती है। इंटरफेसेस पे एक्टिव नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं ओएसपीएफ में। सेम एरिया आईडी, यस। अगर ये आपने इधर 192.168.1.0 को एरिया 0 में डाला तो इधर भी किस में डालना पड़ेगा, 0 में। तो यस, ये 2 पैरामीटर हैं ए एंड ई जो आपके मैच करने चाहिए नेबरशिप के लिए, अलॉन्ग विद ऑथेंटिकेशन एंड सेम सबनेट। कौन सी अच्छा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें आपको कंफ्यूजन होगी क्योंकि आपको लगेगा कि यार एफटीपी एंड टीएफटीपी शुड बी द आंसर। क्यों, एक बार क्वेश्चन पढ़िए जरा। कौन सी प्रोटोकॉल अलाउ करती है कि इंजीनियर को 20 आपके राउटर है नेटवर्क में, उनको जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है कॉपी करना है? तो आपको क्या याद आएगा, बैकअप एंड रिस्टोर वाला टॉपिक। क्या लगेगा, हाँ यार बैकअप रिस्टोर किससे करते थे, एफटीपी टीएफटीपी से। तो टीएफटीपी के जैसा लग रहा है एफटीपी, तो ये आंसर होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे ये वर्ड देखो, कीवर्ड है यहाँ पे ग्लोबली, याद है। इसके लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते थे हम, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। पूरा ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड का नेटवर्क है, उसके जो डिवाइसेज हैं वहां पे आपने क्या कॉन्फ़िगर किया था, एसएनएमपी कम्युनिटीज एंड ऑल। उसके बाद फिर आप क्या है, पूरे नेटवर्क को मैनेज कर सकते थे एक सेंट्रल लोकेशन से। तो यस, ये मैनेजमेंट ग्लोबली की बात हो रही है। आप किसका आंसर क्या होना चाहिए, एसएनएमपी, राइट। फिर आपके लिए आता है विच स्टेट डज द स्विच पोर्ट मूव्ड टू व्हेन पोर्ट फास्ट। पोर्ट फास्ट किस में आता है, जब आपका एसटीपी की हम बात करते हैं और स्विच के साथ एंड डिवाइसेस आपको लगाने हैं, जैसे सर्वर हो, चाहे आपका पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, कैमरा, आईपी फोन, उनको एसटीपी की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीन्स वो उनकी वजह से कभी लूप नहीं बन सकता, तो हम एसटीपी बंद नहीं करेंगे। लेकिन जो आपका स्टेजेस थी, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग वाली, वो स्टेज आप क्रॉस नहीं करवाते, डायरेक्ट किस में डाल देते हैं उस पोर्ट को, फॉरवर्डिंग में। तो इंटरफेस स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट कमांड जो आपकी आती है वो पोर्ट फास्ट इनेबल कर देते हैं। इस तरह के जो पोर्ट है उनको एज पोर्ट भी बोला जाता है, स्पेशली आरएसटीपी के अंदर। तो यस, आंसर शुड बी फॉरवर्डिंग। 2 रोल कौन से हैं आपके डीएनएस के? अच्छा, डीएनएस कौन से 2 काम करता है आपके नेटवर्क में? एक तो वही है जो आपके यूआरएल्स हैं, जो नेम्स हैं, उनको आईपी और आईपी टू नेम्स में कॉन्फ़िगर करना। बाकी आप देखिए जरा, एक एक करके करते हैं डिस्कस। एक फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनएस नेम्स फॉर मोर एफिशिएंट आईपी ऑपरेशंस। चलिए देखते हैं। इनक्रिप्ट नेटवर्क ट्रैफिक, नो, इनक्रिप्शन का काम तो वीपीएन करता है या बाकी टेक्नोलॉजीज। इम्प्रूव सिक्योरिटी बाय, नो, नॉट एग्जैक्टली।
enables application to identify resources by name instead of IP। तो ये आपको एग्जैक्ट आंसर मिला है। एक तो दो चूज करने थे। allow a single host name to be shared across more than one IP address। अब आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, आप इसको चुनेंगे, पर मैं इसको नहीं चुनूंगा, मैं इसको चुनूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब वर्चुअलाइजेशन की आप बात करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन आपकी DNS वाले जो आपके होस्टेड सर्वर्स है वहाँ पे भी तो काम करेगी ना। उसमें आप क्या कर सकते हो, इस सिंगल मशीन के अंदर जिसको एक सिंगल IP मिली है, मान लीजिए 199.11.19.143 ये IP है, इस पे ना आप मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट करवा सकते हो। मीन्स मल्टीपल वेबसाइट इस सिंगल DNS की तरफ आ सकती है रिडायरेक्ट होके, और मान लो IP एक यूज कर रहे हैं लेकिन आपके वो सेशंस अलग अलग रहेंगे हर एक वेबसाइट के। तो यस, ये शेयर्ड होस्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है, शेयर्ड वेब होस्टिंग का पढ़िएगा जरा ऑनलाइन, तो ऐसा पॉसिबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आपके सही रहने चाहिए ज़्यादा। ओके, TCP एंड UDP में किस तरह डिफरेंस है, किसको देखते हुए, उनका जो वे है, जो तरीका है पैकेट डिलीवरी को लेके। अच्छा ठीक है, TCP यूज करता है चेकसम भी, बिल्कुल सही है, एक्नॉलेजमेंट भी यूज करता है और रिट्रांसमिशन भी, यस इट सपोर्ट्स दैट, एंड UDP यूजेस चेकसम। एक तो यही आंसर सही है, UDP सिर्फ चेकसम यूज करता है, ना वो रिट्रांसमिशन करता है, ना उसमें एक्नॉलेजमेंट आती है। ठीक है, तो यस एक ही चूज करना है, आप पढ़िए देखिए जरा, फिर अगले नहीं मिलेंगे आपको आंसर। ओके, एक डिवाइस डिटेक्ट करता है, दो स्टेशन हैं, ठीक है, दो डिवाइसेज एंड डिवाइसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रेम सेम टाइम पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो शायद यहाँ पे वो कोलिजन डिटेक्शन वाली बात होगी। तो अगर फुल डुप्लेक्स है वहाँ पे तो ऐसा कोई सीन है नहीं, लेकिन चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है। दिस कंडीशन ऑकर्स आफ्टर द फर्स्ट 64 बाइट्स। ओके ओके, तो जब आपका रिसीवर रिसीव करता है ना फ्रेम को, सबसे पहला काम क्या है उसका FCS चेक करना कि भाई कोई एरर है कि नहीं है। और उसके लिए क्या करता है, जब आप याद करिए हमने स्विचिंग मैकेनिज्म की बात की थी, तीन तरह के स्विचिंग मैकेनिज्म आते हैं। एक आपका है स्टोर एंड फॉरवर्ड, एक आपका है कौन सा फ्रेगमेंट फ्री, और फिर एक आता है आपका कट थ्रू। अगर आप स्टोर एंड फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं स्विच या स्विचिंग मैकेनिज्म, तब तो पूरा फ्रेम चेक होगा आपका, और एरर चेकिंग के लिए पूरे फ्रेम के अंदर देखा कोई एरर है कि नहीं। लेकिन जो आपका फ्रेगमेंट फ्री है वो सिर्फ फर्स्ट 64 बाइट देखता है। आई थिंक यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि अगर पहले 64 बाइट देखे, कोई एरर नहीं मिला, उसने एरर फ्री उसको डिक्लेयर करके आगे भेज दिया, लेकिन बाद में पता चला कि कोई एरर है, उस तरह के एरर को बोलते हैं हमेशा आप लेट कोलिजन, कि आप टाइमली डिटेक्ट नहीं कर पाते। टाइमली डिटेक्ट कर पाओ तो रिट्रांसमिशन के लिए बोल सकते हो, बाकी टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हो, लेकिन ये तो आपने भेज दिया ऊपर प्रोसेसिंग के लिए, इससे आपका काउंटर बढ़ेगा। शो इंटरफेसेस FA0/0 अगर चेक करेंगे तो आपको कोलिजन्स के काउंटर बड़े मिलेंगे, एरर्स के काउंटर बड़े मिलेंगे। तो यस, इस तरह के कोलिजन को क्या बोलते हैं, लेट कोलिजन्स। सो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय।